चलिए आगे बात करते हैं खबर विशेष की। खबर विशेष में बात उपचुनाव के T20 की, क्योंकि उपचुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का नया नया दांव खेल रहे हैं। कांग्रेस ने जहां 28 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी क्षेत्रों के लिए 28 अलग अलग वचन पत्र जारी किए, जिसमें स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी गई। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव के इस दंगल में अभी कई नए रंग देखने बाकी हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती जाएगी, बीजेपी कांग्रेस नए नए सियासी दांवपेच खेलेंगे। अभी किस तरह से दोनों राजनीतिक पार्टियां चुनावी कमर कस चुकी हैं और अपने पैतरे आजमा रही हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ सियासी संग्राम और तेज होता जा रहा है। बुधवार को बीजेपी कार्यालय में उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने का दौर चला और मुख्यमंत्री शिवराज से लेकर कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता चुनावी समीकरणों और उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन करते नजर आए। और आज अब बैठक हो रही, घोषणा के बाद पहली बैठक नेताओं की होगी, लेकिन कार्यकर्ता भी तय करके जाएंगे कि हर हालत में जीतेंगे। और विजय के संकल्प के लिए हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विजय का संकल्प लेंगे। बीजेपी में जहां बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने मंदसौर पहुंचे, जहां उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। उपचुनाव को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है और जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, सभी के लिए 28 वचन पत्र तैयार किए हैं, ताकि हर विधानसभा सीट की जरूरत के मुताबिक चुनावी घोषणाएं की जा सकें। अभी जो 28 उपचुनाव, इसको देखते हुए हमने हर विधानसभा वाइज 28 वचन पत्र संकल्प पत्र के रूप में बनाए हैं। उस क्षेत्र की जनता तक हम अपनी बात ले जाएंगे। उन क्षेत्रों को लेके हमने 15 माह में क्या काम किए हैं, भविष्य के विकास की हमारी क्या योजना है, उस क्षेत्र के मतदाताओं से हमारा क्या वचन है, वो वचन पत्र में सारे बिंदु होंगे। उस क्षेत्र के विकास की रूपरेखा साबित करेंगे। उस क्षेत्र का विकास का कैसा नव निर्माण हो, उसको लेके सब बातें उस वचन पत्र में शामिल होगी। इन सबके बीच कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया की नई मांग से प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जेपी धनोपिया ने संविधान का हवाला देते हुए मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद से हटाने की मांग की। धनोपिया का तर्क है कि 20 अक्टूबर को दोनों मंत्रियों का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि प्रदेश में 3 नवंबर को वोटिंग है। ऐसे में विधानसभा का सदस्य न होने के चलते दोनों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। कि 2 मंत्री ऐसे हैं जिनका 6 माह का कार्यकाल 20 अक्टूबर खत्म हो रहा है, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत, जो कि 6 महीने में विधायक बन ही नहीं सकते, कि उनका चुनाव 3 नवंबर को होना है। ऐसी स्थिति में उनको आगामी जो 20 दिन और हैं, 1 तारीख से 20 तक के, वो उनको मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और संविधान की मंशा ये है कि कोई भी मंत्री को 6 माह में विधायक बनना आवश्यक होता है, जो इनके इस केस में संभव नहीं है। उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, मध्य प्रदेश का सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस सियासी दांवपेच में कई नए रंग देखने को मिल सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए जो वचन पत्र बनाया है, न्यूज स्टेट पर वचन पत्र के वचन एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाते हैं। दरअसल कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया है, वचन पत्र तैयार किया है। इसमें सबसे अहम बिंदु कोरोना को लेकर है, लेकिन इससे इतर छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर गोधन न्याय योजना मध्य प्रदेश में लागू करने की बात इस वचन पत्र में कही गई है। कांग्रेस कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करने की बात कह रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत पर मुआवजा देने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। इधर कोरोना संक्रमित मुखिया की मौत पर परिवार के सदस्य को सरकारी संविदा नियुक्ति भी कांग्रेस देने की बात कह रही है। छोटे व्यापारियों को 50,000 का बिना ब्याज का कर्ज दिए जाने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने इस वचन पत्र में कही है। वहीं इस मामले को लेकर कुछ देर पहले हमने जीतू पटवारी से बातचीत की। उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, वो आपको सुनाते हैं। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी कहती रही कर्ज माफी नहीं हुई, पर जो सच था वो उनको लिख के देना पड़ा विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में। भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि अतिथि विद्वानों के साथ अन्याय हुआ, पर प्रश्न के उत्तर में उनको बताना। तो कुल मिलाकर विजन के साथ मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना और सत्ता का सदुपयोग करना हमारा मूल भाव है। मैं मानता हूँ उस सकारात्मकता के साथ ही हम कुछ लिख के या वचन दे के करते हैं और उसी के कारण लोग हमें वोट देते हैं।
जीतू पटवारी जी, 28 सीटों पर 28 अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी वादे कर रही है। कुछ कॉमन वादे भी हैं जिनमें कि कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करना, कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर कांग्रेस उन्हें मुआवजा देगी। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में मौत हो रही है। क्या आपको लगता है ये संभव है कि हर किसी तक मुआवजा पहुंचेगा? 2-3 बातें हैं जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमने आज तक कभी ऐसी परिस्थिति नहीं करी मुंह में कि हमने जो बोला वो किया नहीं, और पूरे प्लान से करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बोलने के लिए, लिखने के लिए करते हैं। तो मैं मानता हूँ इन सारी परिस्थितियों को प्रदेश की जनता समझती है, और जरूरी है आज इस पेंडेमिक में उन परिवारों की मदद करना जो आर्थिक रूप से या जरूरतमंद है। उनको अगर कोरोना की इस महामारी में सरकार मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर दरअसल अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जो 28 सीटों पर अलग अलग कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी। कुल मिलाकर इसके अहम बिंदु भी हमने आपके सामने रखे, लेकिन आने वाले समय में क्या जनता इस पर एतबार करती है, और जिस तरह से 2018 में वचन पत्र का फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ था, क्या इस बार के उपचुनाव में होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और विनोद हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मेहमानों का। सबसे पहले विनोद आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वचन पत्र की बहुत अहम बातें जो हैं हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या स्थानीय क्षेत्र की जनता के मुद्दों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि हर सीट के लिए अलग घोषणा पत्र होगा। ग्वालियर चंबल के हिसाब से किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा कांग्रेस पार्टी को कोरोना के साथ, गोधन न्याय योजना के साथ? देखिए, कांग्रेस ने जो अपना वचन पत्र इस 28 सीटों के लिए बनाया है, उसमें कोरोना प्रमुख मुद्दा है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इस तरह का आरोप लगाती रही है कि आपने अपने वचन पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर पाए। तो ऐसे में जनता के सामने जब ये वचन पत्र जाएगा तो एक सवाल का जवाब जरूर देना पड़ेगा कि नया वचन पत्र लाने की ज़रूरत क्या थी, और हो सकता है जनता इसका जवाब भी जानना चाहे, क्योंकि कांग्रेस के पहले के जो वचन हैं उन वचनों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाती है कि हम अपना वचन पूरा कर रहे थे लेकिन उन्होंने सरकार नहीं चलने दी। तो ऐसे में उन्हीं वचनों को पूरा करना था, और इस चुनाव में उन वचनों को पहले रखना था और नए वचनों को उनमें जोड़ना था, तो शायद एक सार्थकता होती और जनता ये इस बात पे भरोसा भी करती कि हाँ वाकई में कांग्रेस की सरकार बीच में चली गई, अपने वचनों को पूरा करे और उसके साथ नए वचनों को जोड़ ली। अब जब ये जनता के बीच में जाएंगे अनुराग, तो जनता का क्या रिएक्शन मिलता है, क्या नहीं मिलता, जब ये पब्लिश होगा, जब नेता लोग अपने वचनों की बात करेंगे कांग्रेस के नेता, तो कुछ अलग तरह का रिएक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि बीजेपी कांग्रेस के इस नए वचन पत्र को कहीं ना कहीं एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। एक तो पुराना वचन पत्र और एक नया वचन पत्र। ऐसे में क्या सार्थकता होगी आने वाला समय बताएगा, जब चुनावी मैदान में कांग्रेस अपना वचन पत्र जनता के सामने रखेगी। ठीक है, इस पर रिएक्शन पॉलिटिकली किस तरह के सामने आते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हमने जो बातें कही हैं वो तटस्थता के साथ जनता के लिए पूरा करने की कोशिश की है। तो फिरोज सिद्दीकी साहब मैं आपको रोकता हूं। राकेश शर्मा जी आप पहला रिएक्शन दे दीजिए बीजेपी की ओर से। क्या कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो से आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि वायदे जो 2018 में किए गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो चाहे किसान कर्ज माफी वाला आकर्षक वायदा ही क्यों ना हो, बहुत फायदा हुआ था कांग्रेस पार्टी को और सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज थी। लेकिन एक बार फिर से जब ये वायदे कांग्रेस पार्टी कर रही तो जनता तक ये वायदे पहुंचा पाएगी कांग्रेस पार्टी, और उस पर जनता एतबार कर पाएगी क्या? देखिए अनुराग जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस के नेताओं को यह अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को झूठों का सरदार का ताज पहना दिया। कमलनाथ मध्य प्रदेश में जहां जहां जा रहे हैं उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जहां जहां जा रहे हैं उनको धक्के मार के भगाया जा रहा है। खंडवा में पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव हों चाहे जीतू पटवारी, इनको कैसे धक्के मार के जनता ने भगाया, ये सभी चैनलों पे चला। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपके संवाददाता ने जो कहा उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि 10 दिन में मध्य प्रदेश के सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। 10 दिन में सभी किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, और नहीं करा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे।
आपने देखा होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं लक्ष्मण सिंह जी, उनने कहा कि राहुल गांधी भोपाल में आके कब माफ़ी मांगेंगे क्योंकि किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। दूसरी बात, सबसे पहले ये बताएं कि किसान का 10 दिन में कर्ज माफ़ नहीं कर पाए, युवा को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, बहनों को कन्यादान के 51,000 रुपये नहीं दे पाए और युवा बेरोजगारों को ढोर चराने की और बैंड बाजे बजाने की एक नौकरी नहीं दे पाए जी। ये पुराने वादे हैं। मैं सिर्फ एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि झूठ बोलने का विश्व रिकॉर्ड अगर कांग्रेस के नेताओं ने कसम खा ली है कि हम बनाएंगे तो जनता कितनी बार इन पर विश्वास करेगी। मैं एक सामान्य सी बात कहना चाहता हूं, ये किसानों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आए हुए 6 माह भी नहीं हुआ, हमने किसानों को फसल बीमे के पैसे उपलब्ध कराए। हमने जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके खाते में 6,000 जाएंगे, अब मध्य प्रदेश सरकार 4,000 देगी, मतलब 10,000 रुपए किसान के खाते में जाएंगे, चाहे वो फसल लगाए या ना लगाए। आधा एकड़ का भी किसान है तो उसको 10,000 रुपए साल के मिलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं एक और सामान्य सी बात कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि लगातार आप बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या नहीं कर रही। ये कह रहे हैं हम कोरोना वायरस को पैसे देंगे। अरे भैया, कोरोना वायरस मर रहा है, वेरियस मर रहे हैं तो 40 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है उनको, और साथ ही साथ वो अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसका पूरा जो बीमारी का खर्चा वो सरकार उठा रही है। सामान्य सी बात है कि जो काम पहले से चल रहा है उसमें तुम क्या उपलब्धि दे दोगे? वो वायदे कर रहे हैं, लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब, इन वायदों पर क्या एक बार फिर से जनता एतबार करेगी? देखिए, सरकार गिरी तो इसमें जनता की गलती नहीं थी, इसमें आपके नेताओं की गलती थी कि उन्होंने अपना दल छोड़कर दूसरा दल ज्वाइन कर लिया। तो एक बार फिर से जब आप वायदों के सहारे अपनी बैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे यकीन दिलवाइएगा कि इस बार अगर सत्ता में आएंगे तो वो तटस्थ सरकार होगी, फिर आप सरकार पूरी तरह से चला लेंगे? क्योंकि आप लोग जो वायदे कर रहे हैं वो पूरे तभी कर पाएंगे जब सत्ता में आ पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अनुराग जी झूठ बोलने की आदत हो गई है। चैनल पे आके कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ, विधानसभा में कहते हैं कर्जा माफ हुआ है। हमने तो दोनों बातें कही है। ये कोरोना नई बात आई है, लेकिन हम 28 की 28 विधानसभाओं में जनता को विजुअल्स के साथ ये दिखाएंगे कि हमने आपकी विधानसभा में कमलनाथ सरकार ने ये काम किए हैं। अब जो कोरोना आया है तो ये कोरोना एक ऐसी चीज है जिसने पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोग भय में, मतलब पूरा एक जो माहौल था उसको बदल दिया। उसके लिए हमने एक अलग से प्लानिंग दी है, जनता को बताया कि आज जो कोरोना में रेसिडिवियर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, 6,000 में यहाँ उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एक डेडिकेटेड अस्पताल ये शिवराज सरकार नहीं बना पाई, आपको एक बेरोजगारी और व्यवसाय से निजात दिलाने के लिए आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। इन सारी चीजों को भी हम लेके सामने जाएंगे। और जो 28 विधानसभाओं में ये नारियल लेके जेब में और जगह जगह फोड़ते घूमती रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम तो लोगों को दिखाएंगे कि हमने ये काम किए थे। सर, और अब ये मैं आपसे एक बात और समझता हूँ फिरोज सिद्दीकी साहब, आप तो ये बताएंगे कि आपने 15 महीने में ये कर दिया, वो जनता पूछेगी कि हमने तो आपको सत्ता में काबिज किया था 5 साल के लिए, आप लोग अपनी सरकार नहीं बचा पाए संगठन के स्तर पर, तो सर उसमें खामियाजा जनता क्यों भुगते? फिर आप कैसे कहिएगा कि आप हम पर भरोसा कीजिए? हाँ, ये भी है, आप कभी भेजिए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी जमीन पे जाए तो अभी जो लोग कांग्रेस से गए हैं और जो वोट मांग रहे हैं, जनता उनसे पूछ रही है कि आपने क्यों हमारा वोट बेचा, वो कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो जनता कहती है अब हमारी कर्जा माफी रुक गई, 1 लाख तक की हुई है, 2 लाख तक की आप करा के दो, तो ये हाथ खड़े करते तो जनता उल्टे पैर भगाती है। अब आप देखिए कि जिस मुख्यमंत्री की सभा ये बहुत दिलचस्प है, आप कह रहे हैं इन्हें भगाया जा रहा है, वो कह रहे हैं आपको भगाया जा रहा है। देखें उपचुनाव में किसे भगाया जाता है। ठीक है, राकेश शर्मा जी से जवाब जरूर लेंगे, एक गद्दार वाले पहलू पर जो आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस पर बातचीत राकेश शर्मा जी से हम करेंगे। लेकिन दीप्ति, आप बहुत इनोवेटिव हो गए आजकल के चुनाव, एक सीट पर भी चुनाव होता है तो राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक देते हैं। यहाँ तो 28 सीटों पर चुनाव है और 28 सीटों पर ऐसा निर्णायक चुनाव है कि जो दल बाजी मारेगा, यहाँ पर साख भी दांव पर होगी, यहाँ पर सत्ता में भी वापसी का एक विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास रह जाएगा। लेकिन ये जो मैनिफेस्टो वाला दाव है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितना
कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मैनिफेस्टो वाले दाव से ही वो लोग सत्ता में आए थे। और साथ ही साथ सवाल ये है कि क्या जो मैनिफेस्टो में बातें कही जा रही हैं वो जनता की नब्ज को टटोलते हुए सटीक बातें हैं या कुछ बातें छूट गई? देखिए, मैनिफेस्टो की बात जहां तक है तो 2018 का जो चुनाव था उसमें भी कांग्रेस ने इसे मैनिफेस्टो न कहते हुए वचन पत्र कहा था। प्रदेश की जनता की नब्ज को टटोल के उन्होंने मैनिफेस्टो जैसे शब्दों को अलग करके कहा था कि यह हमारा वचन पत्र है और इस वचन पत्र के आधार पे हम एक एक वचन पूरे करेंगे। और उसके बाद जितनी बार कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने आते थे यही बताते थे इतने वचन पूरे हो गए, इन वचनों को पूरा किया जा रहा है। तो अब कांग्रेस के पास चूंकि इन चुनाव में अनुराग खोने को कुछ नहीं है तो पाने की कोशिश बहुत लगातार जारी है और उसी के वही वजह है कि ये 28 वचनों का 28 वचन पत्र आया है। और यही वजह है कि जैसे कांग्रेस ये बताती है कि हमने दो राउंड के कर्ज माफ करे, दो राउंड में हमने कर्ज माफ करे और तीसरा चरण कर्ज का हम माफ करते अगर हमारी सरकार बनी रहती तो। कांग्रेस कुछ पुराने नोटशीट्स और कुछ पुराने पेपर्स निकाल के दावा करती है कि हम अतिथि विद्वानों को रेगुलर करने वाले थे अगर हमारी सरकार बनी रहती तो कहीं ना कहीं यही एक बड़ा सहारा है। नंबर एक, जो सोशल मीडिया के जरिए या फिर जो बीजेपी पे उन्होंने ये चस्पा करने की कोशिश करी है कि ये नेता गद्दार हैं, इन्होंने लोकतंत्र का नुकसान किया, लोकतंत्र को धोखा दिया, हमारी सरकार गलत तरीके से गिराई। और दूसरा, कांग्रेस को दूसरी बात वचन की बताना चाहती है कि हमने अब तक इतने पूरे कर लिए और हम और भी पूरे करेंगे। और वैसे भी अनुराग, ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश के, ये पिछले कई सारे चुनाव से बहुत अलग हैं क्योंकि उसकी बहुत बेसिक वजह यह है कि इस वक्त जनता के सामने 15 साल की बीजेपी सरकार के अलावा 15 महीने की कांग्रेस सरकार का भी कार्यकाल है। भले ही तमाम आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रही है लेकिन मैदानी स्थिति काफी बदली हुई है। और मैदानी स्थिति में हम कम से कम ये मान सकते हैं कि अगर कमलनाथ की सभा में झंडे दिखाई देते हैं तो इमरती देवी की सभा में भी काले झंडे दिखाई देते हैं। दोनों में ही विरोध की नारेबाजी होती है। तो निश्चित ही कांग्रेस इन सारे मौकों को कहीं नहीं चूकना चाहती है। यही वजह है कि उसने जनता के सामने एक बड़ी बात रखी कि हमको अगर फिर से सत्ता दे दी तो हम इतने सारे वचन और पूरे करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली कांग्रेस बहुत कुछ पाने की स्थिति में अपने आप को पा रही है क्योंकि खोने को भी उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। इसीलिए सर्वस्व झोंक दिया गया है कि चलिए ठीक है साहब, सवाल तो हमसे तब पूछे जाएंगे जब हम सत्ता में आएंगे और सत्ता में आने की राह जो है वो बहुत मुश्किल यहाँ से नजर आती है। राकेश शर्मा जी, लेकिन एक बात जो कांग्रेस पार्टी ने कही कि हमसे गद्दारी की गई, दरअसल ये उस फैक्टर को भी घुमाना चाहते हैं जहां पर इनके नेता आपकी पार्टी में शामिल हो गए, वो ये कहते हुए शामिल हुए कि देखिए हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी, जनता के हित के काम नहीं हो रहे थे। जबकि कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश करी कि देखिए धीरे धीरे ही सही 1 लाख तक का तो कर्जा माफ किया था हमने, हम दूसरी बातों के लिए भी तो काम कर रहे थे लेकिन मौका ही नहीं दिया गया। तो इस मुद्दे को क्या कांग्रेस पार्टी उस स्तर पर भुना पाएगी जैसा कि अभी डिबेट में बैठकर फिरोज सिद्दीकी साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो आप कांग्रेस पार्टी के नेता से एक निवेदन करिए कि वो अपने जो झूठ का पत्र घोषित किया उसमें एक स्टार लगा दें और स्टार लगा के उसमें नीचे लिख दें कि ये सब चुनाव तक है, उसके बाद ये झूठ का पुलंदा हो जाएगा जैसे पिछले विधानसभा का इनका वचन पत्र रहा। दूसरी बात, जो ये कहते हैं पारुल साहू को इनने कितने में खरीदा, कांग्रेस के नेता से पूछना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के 4 नेताओं को इनने टिकट दिया, उनको कितने में खरीदा, और भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं को टिकट दिया, उनको कितने में खरीदा। अभी वर्तमान में सूची घोषित की है। राजस्थान में जब ये बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करते हैं उनको कितने में खरीदते हैं, और मणिपुर में 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को शामिल करते हैं उनको कितने में खरीदा। ऐसे नेताओं को टिकट मिलने की संख्या ज्यादा हो सकती है जो दूसरी पार्टी से आप में शामिल हुए हो। तो सर आप बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पर कैसे सवाल पूछ रहे हैं? देखिए अनुराग जी, मेरा एक निवेदन है, देखिए अनुराग जी मेरा निवेदन है, सवाल कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं कर रही है। कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए कि पारुल साहू को कितने में खरीदा, जवाब दिलवाइए मुझे। 4 बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को इनने टिकट दिए, उनको कितने में खरीदा, और जो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल अगर मैं कांग्रेस पार्टी से करूं और वो ये पूछें कि जो 22 विधायक पहले आपकी पार्टी में आए उन्हें कितने में खरीदा, तो क्या जवाब देंगे आप? क्षमता होना चाहिए। देखिए मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि 15 माह में उमंग सिंगार और गोविंद सिंह के प्रश्नों के जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। उमंग सिंगार ने किस पे आरोप लगाए थे कि कौन रेत माफिया है, कौन खनन माफिया है, कौन शराब माफिया है? दिग्विजय सिंह जो पूरी मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे थे।
गोविंद सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 51 लाख में थाने बिक रहे हैं, 1 करोड़ में कहीं भी रेत का खनन करने लगे। मैं जनता से माफी मांगना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद अवैध उत्खनन बढ़ गया। ये कांग्रेस के नेता कहते थे। उसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते थे चलो चलो चलो। अब वो चले गए तो अब क्यों रो रहे हो आप? आपने बोला ना उन्हें चलो चलो चलो, तो वो चल दिए, चले गए, वो दूसरे दल में जाके शामिल हो गए। 15 माह में एक भी युवा का बेरोजगारी भत्ता मिलाओ, नाम बता दे। एक कन्या को 51,000 ये फिरोज सिद्दीकी साहब, अगर 10 सेकंड में आप राकेश जी की बातों का जवाब दे दें और फिर उसके अगले 10 सेकंड में आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप तो जानते हैं अच्छे से इस बात को कि सत्ता में आएंगे तभी वायदे पूरे कर पाएंगे, तो क्या इसीलिए लोक लुभावन वायदे करे जा रहे हैं कि चलिए ठीक है साहब सत्ता में आएंगे तब देख लेंगे? सत्ता में तो कांग्रेस लौटेगी ही। जो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो भूखे लोगों का आटा तक चोरी कर लिया। ये आटा चोर सरकार है, हम इसको लोग आटा चोर सरकार कहते हैं, जो शिवराज सिंह की सरकार है। इन्होंने जानवरों का चावल भूखे लोगों को बांटा है। ये इनको सवाल करने का अधिकार बाद में है। हमारी जहां तक सवाल है, हम तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं कि जितने हमने 365 वायदे पूरे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और झुठला के बताइए। पीडीएस का अनाज आपका जिला अध्यक्ष और व्यापारी प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष था वो खा रहा था, जिसको हमने गिरफ्तार किया है। वो लोग ऐसी बातें नहीं करते। भूखों का आटा चोरी भी जो लोग कर ले वो ऐसी बातें नहीं करते। आपकी सरकार ने आटा चोरी किया है। आपका जिलाध्यक्ष था, जिलाध्यक्ष कांग्रेस का जिलाध्यक्ष। मैं तो आपको बता रहा हूं, आपकी सरकार ने आटा चोरी किया है। सिर्फ आरोपों तक सीमित रह जाइएगा साहब, तो फिर मेरे ख्याल से बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। सिर्फ आरोप ही अगर लगते रहेंगे तो बहुत तरीके के आरोप लगते रहेंगे। सबूत के साथ तो मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक पार्टी आज तक सामने आती नहीं है। अगर 10-10 सेकंड में आप दोनों जवाब दे दें। पहले फिरोज सिद्दीकी जी, कह रहा हूं कि अभी हम आपको अपने वचन पत्र पूरे बताएंगे कि हमने कितने वचन पूरे किए, सबूतों के साथ। नहीं सिद्दीकी साहब, सवाल तो वही है ना कि 15 महीने में आप कितने वचन पूरे कर पाए, क्योंकि 10 दिन में तो कर्ज माफी का भी दावा आप लोग करते थे ना। इस बार फिर से जनता पूछेगी कि आप वायदे पूरे कर पाएंगे क्या? सत्ता में चलिए आ गए तो सरकार संभाल पाएंगे क्या? राकेश शर्मा जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए अनुराग जी, जनता के गरीब पीडीएस का अनाज इनका जिलाध्यक्ष खाता है, व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष खाता है, और ये बात करते हैं जनता की, गरीब जनता की। और जो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने की बात इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करते थे, वो झूठे के सरदार। ठीक है सर, और मैं इस पर सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और इस बार के उपचुनाव के नतीजे जो भी हों, आप दोनों राजनीतिक पार्टियां आकलन कर लीजिएगा कि कहां आप लोग खड़े हैं। विनोद, बहुत आखिर में, क्योंकि जिस तरीके से पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, गद्दार की बातें, मुद्दों की बातें कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो के जरिए कर भी रही है। कांग्रेस पार्टी जो एकजुटता दिखा रही है उसका बहुत हद तक असर देखने को मिलेगा कि चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के फेवर में हों, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना अपने आप में साख की बात है, उनके लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। देखिए अनुराग, बिल्कुल बीजेपी भले ही इस बात को कहती रही हो या बार बार कहती रहे कि कांग्रेस खत्म हो गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में, लेकिन मैंने देखा है, मैं पिछले कुछ सालों से लगातार कांग्रेस को भी देख रहा हूं, बीजेपी को भी देख रहा हूं। इस बार कांग्रेस की संख्या मुझे कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है कार्यक्रमों में। कमलनाथ का जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमने देखा 70-80 हजार की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। बीजेपी के खिलाफ जो विरोध किया उसमें 5,000 कार्यकर्ता बिना तैयारी के पहुंचे। तो ये बात कैसे मान ली जाए कि कांग्रेस खत्म हो गई है? कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत कांटे का है। मैं विनोद बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपका एनालिसिस जो है वो जाहिर तौर पर बहुत अहम है वहां की सीटों के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ राकेश जी, फिरोज सिद्दीकी जी, विनोद और दीप्ति जुड़ने के लिए।